वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। आई एम अर्चना मानंदन और आज का ये वीडियो डे 6 काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम ये बिहार एसआई सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और आज छठा दिन है। आज जो भी पॉइंट्स है काफ़ी शॉर्ट है और वही सारे पॉइंट्स है जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखने को मिलेगा और हर एग्जाम में पूछा जाता है। हर एक सब्जेक्ट से वो पॉइंट्स हमने लिया है जहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। वन बाय वन सारी चीजों को आप रिवाइज कर लीजिएगा। आज मैंने कोई भी इसमें करंट अफेयर्स कवर नहीं किया है एंड बिहार स्टैटिक पोर्शन एंड बिहार करंट अफेयर्स को कवर नहीं किया है, क्योंकि मैं 2 दिनों में आपको 6 मंथ का करंट अफेयर्स एंड बिहार का 9 मंथ का करंट अफेयर्स आपको मैं कंप्लीट करके दूंगी। वो वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा या तो फिर अभी तक आपने देख भी लिया होगा। इन सारे के सारे स्लाइड्स को 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में है फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा जो है वो क्या कहलाती है? कौन सी रेखा कहलाती है? तो ये कहलाती है भूमध्य या विषुवत रेखा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? तो ये आइसोहेलाइन रेखा कहते हैं। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। और 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है? तो 4 मिनट के बराबर होता है 1 डिग्री देशांतर। ओके, नेक्स्ट, 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है तो कहाँ पे? तो ये अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक महासागर में। और इंटरनेशनल डेट लाइन जो अंतरराष्ट्रीय तिथि लाइन जो होती है वो खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। 7th है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये भारतीय मानक समय कहलाती है। और 180 डिग्री, माफ कीजिएगा, 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून जो कि उत्तरी गोलार्ध में और 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में। इसका जस्ट अपोजिट देख लीजिए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कौन सा होता है तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। 21 जून जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में और 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, डेट भी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। दिन रात पृथ्वी पर कब बराबर होता है? तो 23 सितंबर एंड 21 मार्च को। दिन रात का जो टाइमिंग होता है वो कहाँ सेम होता है? वैसे तो ये भूमध्य रेखा पर हमेशा सेम होता है। टोटल अक्षांश रेखा क्या है? तो 180 है। और टोटल देशांतर रेखा कितनी है? तो 360। नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है वो डिस्टेंस कब ज्यादा होता है और कब कम होता है? तो ये 4 जुलाई को ज्यादा होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस, जिसको आप अपसौर के नाम से जानते हैं। और मिनिमम होता है 3 जनवरी को, जिसको आप उपसौर के नाम से जानते हैं। ओके, 15 क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है, मतलब पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % भाग दिखता है? तो ये दिखता है टोटल 59%। पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, यहाँ से पॉलिटी का स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी में फर्स्ट है वो है कि ध्वज का प्रारूप संविधान जो है संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कभी एक्सेप्ट किया गया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रगान जो है वो 1 जुलाई 27 दिसंबर ये फर्स्टली 27 दिसंबर 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता सेशन में इसको अपनाया गया था। और जिसको प्रिसाइड किया था, जिसके अध्यक्ष थे कौन? ये पंडित विशन नारायण दत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम जो कि 24 जैन 1950 को एज अ राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, और ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित वंदे मातरम है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वैसे तो ये बहुत कम है लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपको पता ही होने चाहिए। फाइनेंशियल कमीशन का क्या है?
ये है वित्तीय आयोग का। आर्टिकल 280 पार्लियामेंट के बारे में अगर देखा जाए तो आर्टिकल 79, 36 से लेके 51 तक अपना आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, आर्टिकल 356 क्या है? प्रेसिडेंट्स रूल है। और आर्टिकल 360 क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी रिलेटेड है। आर्टिकल 368 क्या है? अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन है। और आर्टिकल 324 है इलेक्शन कमीशन। फिर इसके बाद देखते हैं आर्टिकल रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। समानता का अधिकार 14 to 18 से, स्वतंत्रता का अधिकार 19 to 20, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 to 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 to 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है 29 to 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32 to 35। ये सारे के सारे आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं कुछ राजवंश है और उसके संस्थापक कौन कौन से हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको याद ही होगा, अगर याद है तो एक बार रिवीजन देख लीजिए। खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? तो ये जलालुद्दीन खिलजी। पाल वंश का गोपाल, चोल वंश का विजयालय, लोधी वंश का बहलोल लोधी, गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक और गढ़वाल वंश का चंद्रदेव। मैंने किसी भी क्वेश्चन फॉर्मेट में इसको कवर नहीं किया है क्योंकि जितनी देर में मैंने ये सारा स्लाइड पढ़ लिया उतने में शायद मैं 2 क्वेश्चन पढ़ पाती, और एग्जाम का बहुत ही कम टाइम बचा है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका टाइम स्पेंड करूं मैं ज्यादा। कम टाइम में जितना रिवीजन हो सके उतना हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुप्त वंश का श्रीगुप्त। ये आपको याद रखना है, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी भी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी फ्रेंड्स। और राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग। तुगलक वंश का ग्यासुद्दीन तुगलक। बहमनी का हसन गंगू। चौहान वंश का चौहान वंश का वासुदेव। चोल वंश का विजयालय। सातवाहन वंश का सिमुख। और शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग, जो कि पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट हमारा प्रमुख सिख गुरु कौन कौन से थे? तो ये गुरु नानक सिख धर्म की स्थापना की इन्होंने। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की इन्होंने। गुरु रामदास अमृतसर नगर की स्थापना की इन्होंने। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन किया इन्होंने। गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया गया। और गुरु हरगोविंद सिंह अकाल तख्त की स्थापना की इन्होंने। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना की इन्होंने। ओके, अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो है कुछ एलिमेंट्स और उसके केमिकल नेम। भारी जल का अगर केमिकल नेम देखा जाए तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है जिसको आप D2O बोलते हैं। सुहागा का Na2B4O7 10H2O, ये याद रखिएगा। बोरेक्स, ओके, केमिकल नेम इसका क्या है फ्रेंड्स? ये है बोरेक्स। हरा कशिश का FeSO4H2O। फेरस सल्फेट। लाफिंग गैस का N2O नाइट्रस ऑक्साइड। साधारण नमक का सोडियम क्लोराइड NaCl। यूरिया का कार्बामाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, NH2CuNH3, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट कास्टिक सोडा का, ये एलिमेंट्स है एंड केमिकल फॉर्मूला है। तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होगा? NaOH। अम्लराज का HNO3 प्लस HCl। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O। जिप्सम का CaSO4 2H2O। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, एक बार और देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O और जिप्सम का CaSO4 2H2O। बेकिंग सोडा का NaHCO3। धोबन सोडा जिसको आप वॉशिंग सोडा बोलते हैं Na2CO3 10H2O। ओके, अब यहाँ से हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे। स्टेट वाइज देखते हैं। JNK का अगर देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर का, तो ये जोजिला पास है, पीर पांजल पास है, बारामूला दर्रा है, बुर्जिल दर्रा है और बनिहाल दर्रा है। जोजिला, पीर पांजल, बारामूला, बुर्जिल और बनिहाल। ओके, सब में L याद रखिएगा इन शॉर्ट। फिर अरुणाचल प्रदेश का देखते हैं, बोमडीला, यांग्यापा, डिफू, दुमूला। बोमीला, यांग्यापा, डिफू, दुमूला। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। सिक्किम का है नाथूला और जैलेपला, तो ये आप याद रखिए। और उसके बाद है लद्दाख का काराकोरम, कांडुगला और चांगला।
फिर उत्तराखंड का है माना, नीति, लिपुलेख। माना, नीति एंड लिपुलेख। हिमाचल प्रदेश का है शिकिला, रोहतांग और बारालाचा। फिर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम एलिमेंट्स एंड उसके डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है पेड़ पौधों में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। मक्का में जो व्हाइट बर्ड डिजीज होता है वो जस्ता की डिफिशियंसी के कारण होता है, और आम का लिटिल लीफ डिजीज जो है वो जस्ता की डिफिशियंसी के कारण होता है। धान का खैरा रोग भी जस्ता की डिफिशियंसी के कारण ही होता है। और लेमन में जो डाइबैक रोग होता है ये तांबा की कमी के कारण होता है। फिर लेमन का जो लिटिल लीफ रोग होता है ये भी तांबा की कमी के कारण होता है। अब कैसे याद रख सकते हैं इसको? लेमन से तांबा बहुत क्लीन हो जाता है, राइट? तो लेमन का जो भी है वो तांबा की कमी से। ब्लैक हर्ट इन पोटैटो रोग जो होता है वो O2 की डिफिशियंसी के कारण होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। और उसके बाद है मटर का मार्श रोग जो होता है वो मैंगनीज की कमी से होता है। और शलजम में वाटर कोर जो है होता है ये भी मैंगनीज की कमी से ही होता है। फूलों में फल गोभी में जो ब्राउन कलर के जो रोग होते हैं, ब्राउन हो जाता है, वो किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से होता है। आंवला का निक्रोसिस ये भी बोरोन की कमी से होता है। और चुकंदर में हट रॉट रोग जो होता है ये भी बोरोन की कमी से ही होता है। फिर इस स्लाइड में हम कंप्लीट करने वाले हैं कुछ रेडियो वेव्स हैं, एक्सरेज किसके द्वारा खोजा गया, फिर गामा रेज किसके द्वारा खोजा गया, ये सारी चीजें हम इसमें रिवीजन कर लेते हैं। और इन शॉर्ट उसका यूज क्या है वो भी हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट रेडियो वेव्स, जिसको हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा खोजा गया। और इसका यूज होता है रेडियो में, टेलीविजन में, रडार में और टेलीफोन में। लॉन्ग रेडियो वेव्स जो है ये मैक्रोनी और इसके बाद हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा, इन दोनों के द्वारा खोजा गया, जिसका यूज होता है रेडियो में और टेलीविजन में। एक्स रेज जो है वो WC रोएंटजेन के द्वारा, जो कि मेडिकल एंड इकोनॉमिक फील्ड में यूज किया जाता है इसका। और फोर्थ है गामा रेज, जिसको हेनरी बैकवेल के द्वारा खोजा गया था, और न्यूक्लियर रिएक्शन में और रेडियो सक्रियता में इसको यूज में लाया जाता है। अल्ट्रावायलेट रेज यही जो है ये काफी सारी चीजों में प्रयोग में लाया जाता है, और सबसे मेन है बैक्टीरिया को किल करने में। इसके बाद जोहान रिटर ने इसको खोजा था। फिर विजिबल रेज जो है इसका यूज है किसी भी चीज को देखने के लिए, उसकी विजिबिलिटी क्लियर करने के लिए, जिसको न्यूटन ने खोजा था। और इंफ्रारेड रेडिएशन जो है ये विल्सन हर्शेल ने खोजा था, जो कि फोटोग्राफी में और रिमोट कंट्रोल, टीवी रिमोट कंट्रोल में इसको यूज किया जाता है। यहाँ से जो रिवीजन हम करने वाले हैं वो नवपाषाण कालीन स्थल है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, वो रिवाइज कर लेते हैं। धान की खेती के प्रमाण जो है ये कहाँ से मिला है? तो ये कुलडीहवा यूपी से मिला है। मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियों व हस्त निर्मित मृदभांड जो है ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला है चौपानी मंदो यूपी से मिला है, ठीक है, चौपानी मंदो यूपी से मिला है, और चौपानी मंदो यूपी, सॉरी। और धान, जौ, पशु बारा, पशु जहाँ पे बंधे होते थे, जहाँ पे बहुत सारे पशुओं को एक साथ रखा जाता था। गोलाकार हट का प्रमाण ये कहाँ से मिला है? तो ये महादहा से यूपी से मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ कि जो चिरांद से है, चिरांद कहाँ है? तो ये बिहार, चिरांद बिहार से हड्डी के उपकरण मिले हैं, और ज्यादातर हिरन के सिंग से बने हुए चीजों का पता लगा है। और इसके बाद संगन कुल्लू जो है, संगन कल्लू कर्नाटक, यहाँ से राख के टीले मिले हैं। और पिकली हाल कर्नाटक से राख के ढेर व निवास स्थल मिले हैं। फिर बुर्ज होम कश्मीर से वही मिला है, मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य। काफी इंपॉर्टेंट है ये बुर्ज होम। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा सल्तनत काल में जो ग्रंथ लिखे गए और उसके लेखक कौन थे वो है। फिर ताजुल मासिर किसके द्वारा लिखा गया? तो हसन निजामी के द्वारा। तारीखे दिल्ली खुसरो के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा। फुतुहाए फिरोज शाही जो है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया। तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा। फतवाहे जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। तारीखे हिंद अलबरूनी के द्वारा। और खजाइन उल फुतुह अमीर खुसरो के द्वारा, माफ कीजिएगा, अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट हमारा है
तारीख मुबारक शाही जो है ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखा गया। जस्ट अ मिनट। यहाँ पे भारत के गवर्नर जनरल जो है उसमें से सिर्फ मैंने एक ही कवर किया है, वो है फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनसे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1828 से लेकर 35 तक इनका कार्यावधि था। और भी सारी चीजें कवर करेंगे बट आज की वीडियो में बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने इतना ही कवर किया है। सती प्रथा की समाप्ति जो है ये 1829 में इन्होंने किया। ठगी प्रथा का अंत किया 1830 में। शिशु वध को रोका, बालिका वध को रोका और 1833 में इन्हीं के शासनकाल में चार्टर अधिनियम लाया गया। कोलकाता में जो मेडिकल कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट हुई या स्थापना हुई वो 1835 में इन्हीं के शासनकाल में हुई। और आगरा को एज अ न्यू प्रेसिडेंसी इसको बोला गया, न्यू प्रेसिडेंसी के तौर पे इसको लाया गया आगरा को। और अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी 1835 में इन्हीं के शासनकाल में। तो ये सारे के सारे। और गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट थी उसमें बिना किसी भेदभाव के रिक्रूटमेंट भी हुआ था इन्हीं के शासनकाल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स थे फ्रेंड्स जो आज मैंने कवर किया। माना कि मैंने 24 स्लाइड्स और 15-16 मिनट की वीडियो ही आपके साथ मैंने शेयर किया है, लेकिन इस 15-16 मिनट के वीडियो में कम से कम 2 से 3 मार्क्स का मिनिमम प्रिपरेशन आपका हो ही गया होगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी कि 100 में से 100 लेके आएंगे और 10 में से 10 लेकर आएंगे, ये कहना फिजूल है क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में क्या पूछा जाना है नहीं पता। लेकिन हाँ, हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि अभी तक जो पूछा गया है उसके हिसाब से हम रिवीजन करके जाएं कि यहाँ से चीजें पूछी जा सकती हैं। सो अगर वीडियो पसंद आया होगा, मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी सजेशन हो इस चैनल के लिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर कोई भी कमी नजर आती है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।